सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धक अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल आपको ई कंटेंट प्रदान किया जाता है बल्कि समस्या समाधान भी किया जाता है। ईएफएम विभाग की तरफ से पेश है यह वीडियो और आज का अपना टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। आज हम इस वीडियो में भारतीय रिजर्व बैंक का ओवरव्यू देखेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। सबसे पहले इस कोटेशन से शुरुआत करते हैं। संसार में 3 महान आविष्कार हुए हैं, आग, चक्र और केंद्रीय बैंकिंग। बिल रॉजर्स का ये कथन काफ़ी फेमस है और इसकी इम्पोर्टेंस भी सिद्ध करता है केंद्रीय बैंक की। तो ये कोटेशन आप याद रखना, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाए तो। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व मैं ईएफएम विभाग की तरफ से केंद्रीय बैंक के नाम से वीडियो बनाया गया था, जिसमें केंद्रीय बैंक के बारे में, उसका अर्थ, उसके कार्य और उन सब को समझाने का प्रयास किया गया था। आज अपन विशेष भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे और अपन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जनरल परिचय प्राप्त करेंगे। यदि अपन स्थापना की बात करें तो वैसे भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास अपने आप में काफ़ी पुराना है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर लंबे समय से प्रयास किए गए, बहुत अलग अलग कमेटियां बिठाई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और किसके अंतर्गत? भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट है जो 1934, उसके अंतर्गत। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। तो जैसा आपको ध्यान पड़ा होगा, पहले केंद्रीय बैंक यानी कि अपने आरबीआई का जो केंद्रीय मुख्यालय था वो कोलकाता में था और बाद में उसको 1937 में मुंबई शिफ्ट कर लिया गया था। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब उसमें निजी व्यक्तियों के भी शेयर थे, लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सारे शेयर खुद खरीद लिए और निजी शेयर होल्डर थे उनकी हिस्सेदारी भी भारत सरकार ने खरीद ली। इस प्रकार 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया और 1949 से भारत का केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सार्वजनिक बैंक है, जिस पर पूर्णतः सरकार का स्वामित्व है। यदि हम इसकी प्रस्तावना की बात करें तो आप इसको आरबीआई की वेबसाइट है वहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रस्तावना अपने आप में बहुत एंटिक है क्योंकि ये इसके कार्य को बताती है, स्पष्ट बताती है कि आरबीआई क्या करेगा। तो आइए देखते हैं आरबीआई की प्रस्तावना क्या कहती है। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना, यानी कि भारत में मॉनेटरी स्टेबिलिटी चाहिए, यानी महंगाई ज़्यादा न हो, मौद्रिक स्थायित्व हो, इसलिए आरबीआई क्या करेगा? बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा तथा प्रारक्षित नीति को बनाए रखना, यानी कि जो रिजर्व है उनको बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना। जैसा हम जानते हैं केंद्रीय बैंक की निष्ठा राष्ट्र के प्रति होती है और उसी कड़ी में केंद्रीय बैंक देश के प्रति या देश को सही ढंग से संचालित करने के लिए अपनी मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, समय के साथ साथ देश में या अर्थव्यवस्था में जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उन चैलेंजेज का सामना करने के लिए
आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अप टू डेट रखता है और उसके हिसाब से तैयार रहता है। जैसा हमने कोरोना काल में भी इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखा है, जहां पर पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थी, तब भी आरबीआई ने अपने अलग अलग पैकेज के माध्यम से, अलग अलग घोषणाओं के माध्यम से देश को थामे रखा। और इस मतलब जब महामारी में बिल्कुल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तब भी अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाए रखने में अपनी पूरी कोशिश ईमानदारी से की थी। वृद्धि के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो कुल मिला के केंद्रीय बैंक का जो मूल मोटो हमें समझ में आता है वो है विकास भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें आर्थिक स्थायित्व भी प्राप्त करना है। हमें महंगाई की मार से भी देश को बचाना है और देश को विकास की राह पर आगे भी ले जाना है। रिजर्व बैंक के कार्य को यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस के हिसाब से ही बताने की कोशिश की है। वैसे आप आरबीआई की साइट पर देखोगे तो अलग वे में दिखा गया है, और यहाँ पर मैंने आपको मतलब एक सिलेबस के हिसाब से बताने की कोशिश की है। तो रिजर्व बैंक के कार्यों को दो कैटेगरी में बांटकर अपन पढ़ते हैं। एक इसके केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य और दूसरे इसके साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। यदि केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों की बात करें तो यह मुद्रा जारी करता है। जैसा हम जानते हैं, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार केवल और केवल आरबीआई को प्राप्त है। यहाँ पर भारत में नोटों के संबंध में पूरी स्वायत्तता और पूरी मोनोपोली केवल और केवल आरबीआई को प्राप्त है। सरकार का बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार, जैसा हम जानते हैं आरबीआई सरकार का न केवल बैंकर है, अर्थात सरकार के धन जमा भी करता है, उनको ऋण भी देता है, उनका अभिकर्ता यानी कि एजेंट भी है। सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक विदेशों में समझौते या सौदों पर भी या नीतियों पर भी हस्ताक्षर करता है। और साथ ही साथ जब परिस्थितियाँ ऐसी हो तो वहाँ पर सरकार को एक सलाहकार के रूप में सलाह भी प्रदान करता है। जैसे कोरोना काल में सरकार को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में केंद्रीय बैंक ने मार्गदर्शन प्रदान किया था। साथ ही साथ हम ये देखें तो ये बैंकों के बैंक का होता है, अर्थात जिस तरह से हम अपना ऋण लेने के लिए अंतिम रूप से बैंकों के पास में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बैंक भी उनको ऋण चाहिए तो वो आरबीआई के पास में अंतिम रूप से जाते हैं। तो केंद्रीय बैंक न केवल अंतिम ऋण दाता होता है बल्कि बैंकों का नियंत्रण और नियमनकर्ता भी होता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो देश का जो आरबीआई है वो भारत की बैंकिंग प्रणाली में सबसे शीर्ष बैंक है, जो न केवल इस संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण और नियमन करता है, क्योंकि वह नियंत्रण और नियमन करता है इसलिए वह बैंकों का बैंक है। और अंतिम रूप से बैंक भी इसी के पास यानी कि आरबीआई के पास ही लोन लेने जाते हैं, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय नियमन, जैसा हम जानते हैं भारत के फॉरेन ट्रेड या फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना सब कुछ आरबीआई की जिम्मेदारी है, इसलिए विदेशी धन सीधा सीधा आरबीआई के अधीन आता है। क्लियरिंग हाउस का काम भी केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई करता है। जैसे अलग अलग बैंक है उनके अलग अलग चेक है और उनके जो ट्रांजैक्शन उनको म्यूचुअली सेटल करने के लिए क्लियरिंग हाउस के माध्यम से आरबीआई बखूबी इस काम को निभाता है। साथ ही साथ साख का नियमन भी करता है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कौन सी विधियाँ है जिनके माध्यम से आरबीआई साख का नियमन यानी कि क्रेडिट रेगुलेट करता है। इसके अलावा आरबीआई आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करने का कार्य भी करता है, जिनका प्रयोग विभिन्न अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और शोध विद्यार्थी करते हैं ताकि वो अपने अपने फील्ड में इनका बेहतरीन उपयोग करके कुछ नवीनतम चीज़ें ज्ञात कर सकें। यदि अपन एक साधारण बैंकिंग के कार्यों की बात करें तो आरबीआई निम्नलिखित एक साधारण बैंकिंग के रूप में कार्य करता है। सरकार और बैंकिंग संस्थाओं से जमाएं स्वीकार करना, जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक हमसे जमाएं स्वीकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आरबीआई भी अपने बैंकों यानी व्यापारिक बैंकों और सरकारों से जमा प्राप्त करता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को आरबीआई ऋण भी प्रदान करता है। साथ ही साथ यह विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है और इसी प्रकार व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती और कृषि बिलों की भी क्रय विक्रय और पुनर्कटौती करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा देश का जो केंद्रीय बैंक है वह एक साधारण बैंकिंग के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन आपको मैं बता दूं केंद्रीय बैंक का जनता से सीधा संपर्क नहीं होता। यहाँ पर उसकी कुछ वर्जित कार्य भी है जिनको वो नहीं कर सकता और उसमें एक भी ये भी है कि यह आम जनता से सीधी डीलिंग नहीं कर सकता। ये रिजर्व बैंक के जो साख नियमन के उपाय बताए गए हैं, जैसा हम जानते हैं साख नियंत्रण की दो प्रकार की विधियाँ होती है, परिमाणात्मक और गुणात्मक।
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यदि हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष में परिवर्तन और वैधानिक कोष में परिवर्तन, ये हमने पूर्व के वीडियो में भी देखे हैं और पहले भी हम इनको काफ़ी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल इनका जिक्र कर रहा हूँ। वैसे आप मुद्रास्फीति वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें भी इनको डिटेल से बताया गया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण करने के लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। परिमाणात्मक विधियाँ, जिसमें 4 विधियाँ शामिल है: बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात और वैधानिक कोषानुपात। आपको हल्का सा मैं बता दूं, बैंक दर जिसके माध्यम से उनके लोन सस्ते और महंगे होते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं जब महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार में यानी कि शेयर मार्केट के माध्यम से सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नकद कोषानुपात जो केंद्रीय बैंक के पास में रखा जाता है और वैधानिक तरलता का अनुपात जो बैंक स्वयं के पास में रखते हैं। इसी प्रकार यदि अपन गुणात्मक विधियों की बात करें तो चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो इस प्रकार से गुणात्मक विधियों के माध्यम से भी साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तो ये वो विधियां हैं जिनके माध्यम से केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण और नियमन का कार्य करता है। तो इनके माध्यम से महंगाई को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हमने एक केंद्रीय बैंक का यानी कि रिजर्व बैंक का ऑर्गेनाइजेशन ढांचा बताया गया है, जिसमें आप टॉप टू बॉटम देख सकते हैं। जिसमें केंद्रीय निदेशक बोर्ड सबसे सुपीरियर है। उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं गवर्नर, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और अपना सपोर्टिंग स्टाफ। तो ये एक श्रृंखला है जो केंद्रीय बैंक में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं अपने वर्तमान के जो गवर्नर महोदय और जो डिप्टी गवर्नर है उनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। हमारे जो वर्तमान में गवर्नर महोदय है श्री शक्तिकांत जी दास, और साथ ही साथ 4 जो उप गवर्नर होते हैं श्री M.K. जैन, डॉक्टर M.D. पात्र, श्री M. राजेश्वर राव और श्री T. रविशंकर। तो ये हमारे वर्तमान में गवर्नर और उप गवर्नर है। साथ ही साथ जो RBI का केंद्रीय निदेशक मंडल होता है जिसमें 20 सदस्य होते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट है। और इसमें 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 निदेशक, 4 स्थानीय मंडलों से और 1 सरकारी अधिकारी, जिनके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध एवं संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निदेशक मंडल में 20 सदस्य होते हैं। इस संचालक मंडल में 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही 10 संचालक भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत सरकार ही प्रत्येक स्थानीय मंडल से 4 संचालक नियुक्त करती है। इस प्रकार 4 मंडलों से 4 संचालक नियुक्त किए जाते हैं। इन सभी संचालकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। एक अधिकारी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट बताया है ये वही है उसकी डिटेल, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 निदेशक, 4 अपने जो स्थानीय मंडल है जिसका आगे जिक्र भी किया गया है, और यहाँ पर 1 सरकारी अधिकारी भी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय मंडल का यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय मंडल हैं जिनके कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि वही भारत को ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, इसके आधार पर 4 अलग अलग जोन बनाए गए हैं। तो वही 4 स्थानीय कार्यालय हैं। प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते हैं। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक स्थानीय मंडल का एक अध्यक्ष होता है जिसे सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पर बोर्ड में इनका 4 साल के लिए ही होता है। इन स्थानीय मंडलों का कार्य समय समय पर स्थानीय और अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर केंद्रीय संचालक मंडल को परामर्श देना होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 4 स्थानीय मंडल से आए हैं निदेशक, तो चूँकि ये इन्हीं स्थानीय मंडल में से एक व्यक्ति यहाँ अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये रिजर्व बैंक के जो 4 स्थानीय मंडल है उनका विवरण था।
अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट दी गई है जो आरबीआई के मेन पब्लिशिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं मुद्रा व बैंकिंग सांख्यिकी पर मैनुअल, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ और मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट। हालांकि आरबीआई इसके अलावा बहुत तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये थोड़ी सी प्रमुख है जो आपको जानकारी के तौर पर बताई गई है। तो आज हमने हमारे आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और भी हम आगे इसी तरह से अच्छे और रोचक वीडियो आपके लेके आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम सिर पर है, तैयारी रखना और आप सभी को परीक्षा की बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।